चलिए नमस्कार बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए आज हम समझने वाले हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं। ठीक है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको वस्तुनिष्ठ देने वाले हैं जो 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसमें से कुछ त्रुटि दिखाई देती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आपको 100% हम कह देते हैं कि आपको एग्जाम में ये लड़ेगा। ठीक है, सवाल ये आपको एग्जाम में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल देने वाले हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए 100% देने वाले हैं तो VVI क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया आपका? VVI टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव पहले पार्ट में देने वाले हैं और 20 ऑब्जेक्टिव को मैं ऐसे आपको याद करा दूंगा जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव आपके पास ऐसे रहेंगे जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए जल्दी से जल्दी और आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो 100% VVI क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहले चैनल पे आइए और चैनल पे आके सबसे पहले आप सर्च कीजिएगा जीनियस कोचिंग सेंटर, जीनियस कोचिंग सेंटर F6 दे दीजिएगा, बीच में डैश देके। ठीक है, चलिए ये मेरा YouTube चैनल है, इसमें बहुत सारे वीडियो आपको देने वाले हैं जो इसमें से बहुत सारे वीडियो ऐसे अपलोड है जो आपको एग्जाम में काम देने वाले हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखिए और समझिए और पढ़ने की चेष्टा आपके अंदर बहुत 100% जाग जाएगी, क्योंकि आपका 10वां का परीक्षा यानी एग्जाम 10 नजदीक है 17 फरवरी को। तो आप अपने मेहनत को, लगन को तैयार रखिए और उसमें से थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए मिटा देता हूँ। सबसे पहले इसको, मेरा डिस्टर्ब किधर चल गया मैं सब भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको मिटा देता हूँ मैं। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह कारक है जिससे हमें देखने की क्या होती है, अनुभूति प्रदान होती है। ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने का अनुभूति प्रदान करती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। चलिए बच्चों, प्रकाश आपका ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आप जल्दी से इसको प्रकाश के परावर्तन को जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, हेडिंग डालिए, तब तक मैं आपको जल्दी से जल्दी मैं जुड़ता हूँ। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, आज का आपका क्लास है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश कहते किसे हैं? जस्ट मैं आपको बता चुका हूं, प्रकाश वह कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति प्रदान होती है। और प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। चलिए सबसे पहले मैं इससे प्रकाश परावर्तन क्या होता है तो परावर्तन भी मैं समझा देता हूँ। परावर्तन क्या होते हैं सबसे पहले समझते हैं कि परावर्तन उसको कहते हैं जैसे आप कोई लाइट लाए और उसका आपके अंदर रिफ्लेक्स हो रहा है। रिफ्लेक्स मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि आप किसी चीज पर लाइट मार रहे हैं और वो क्या हो रहा है कि जिस चीज पर वस्तु पर आप लाइट मार रहे हैं वो लाइट क्या हो रहा है, प्रकाश रिटर्न हो जा रहा है। तो जो रिटर्न हो जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहला आपका सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ठीक है, तो आप बता सकते हैं तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, लेकिन मैं सबसे पहले इसका आंसर दे देता हूं। ठीक है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 कितने नियम और कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका उदाहरण मैं भी आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, दर्पण है
और इस दर्पण पर इधर से आती हुई परावर्तित की अपवर्तित किरण, और ये डाला गया अभिलंब, और ये आपका परावर्तित किरण, ये तीनों और आपतन बिंदु, इसको क्या कहते हैं बच्चों? आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा जो आपतन बिंदु है, ठीक है, ये आपतन बिंदु है, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, यानी समतल में होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। पहला नियम आप समझ गए हैं। चलिए दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम मैं बता देता हूँ, इसी में दूसरा नियम भी छुपा हुआ है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। तो अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण आप समझ गए हैं, यानी आई बराबर क्या होता है? आर हो जाता है, ठीक है। यानी अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ दो नियम हम आपको पढ़ा चुके हैं। पहला नियम क्या है कि आपका आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण, आपतित किरण, यह होगा आपका आपतित किरण, और दूसरा आपका है परावर्तित किरण। दूसरा आपका क्या है? परावर्तित किरण। चलिए परावर्तित किरण है तो इसको परावर्तित किरण लिख देते हैं। यह हमारा क्या है? अविलंब है, तो इसको अविलंब लिख देते हैं। चलिए ये हमारा अविलंब हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? अविलंब, और ये मेरा आपतन बिंदु हो गया। क्या हो गया? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। चलिए तो ये सब क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये जो समतल है एक ही तल में होते हैं, इसीलिए हम, ये हमारा पहला नियम हो गया बच्चों, याद रख लीजिएगा। तो पहला सवाल आपका बन गया है। आप प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं भाई साहब। कौन कौन सा नियम होता है? एक होता है आपतित किरण, एक होता है पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तीनों एक ही तल में आपका मिल गया। दूसरा है आपका, दूसरा क्या नियम है आपका? दूसरा नियम है कि आपतन कोण बराबर, सॉरी यहाँ आपतन कोण होगा, आपवर्तन कोण नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपतन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी आई बराबर आर। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो चलिए आपका दूसरा नंबर सवाल, एक पहला नंबर सवाल आपका बन गया है। तो पहला नंबर सवाल समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दूसरा नंबर आपका सवाल क्या है? चलिए उसको भी ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए जिस प्रकार इस वाले सवाल को हम बताए हैं उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि सभी सवाल को बताऊं ताकि आपको याद रहे। जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव को समझिएगा तो आपको याद रहेगा, सब्जेक्टिव तो खैर माइंड में समझ के आपको लिखना है आंसर, आपका शब्द कैसा है, ठीक है। चलिए उसके बाद उस पर दिया हुआ है दूसरा नंबर सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो चलिए लिखते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूं, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, पहला ऑप्शन आपका वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, तीसरा है वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको समझते हैं। दूसरा का होगा समतल दर्पण में बच्चों बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जिसको हम छू नहीं सकते, जो प्रतिबिंब लाइव होता है, जो प्रतिबिंब जैसे कि मेरा जो अभी प्रतिबिंब बन रहा है आपको वीडियो में, ये प्रतिबिंब को आप देख सकते हैं पर महसूस कर सकते हैं पर इसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब यही होता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि समतल दर्पण कहते हैं किसको है? आईना को कहते हैं। आईना को कहते हैं क्या? समतल दर्पण। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं समतल दर्पण। और इस दर्पण में, आईना में जो समतल दर्पण होता है इसमें किसी का प्रतिबिंब बनता है। तो किसी बच्चे का प्रतिबिंब यानी किसी आदमी का इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। क्यों होती है काल्पनिक? काल्पनिक कहते हैं किसे हैं? तो काल्पनिक उसे कहते हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं, बाकी रियली नहीं होगा। जैसे मेरा प्रतिबिंब, आईना में हम प्रतिबिंब को देखेंगे तो मेरा फिगर सेम टू सेम बना देगा, लेकिन वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं सेम टू सेम बन गया लेकिन मेरा पूरा बॉडी वहां पर रियल में नहीं है। यानी रियल में क्या, उसमें रियल में नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं वहां पर खड़ा हूं, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि मेरा वहां पर प्रतिबिंब है, यानी कि वो रियल में इंसान नहीं है। उसके
वो खा नहीं सकता है, वो पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब इसे कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे सपना को हम देख सकते हैं लेकिन उसको कर नहीं सकते हैं, ठीक है। सपना में कुछ भी चीज चलता है तो वो सही में थोड़ी हो जाएगा, थोड़ी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। क्या हो गया बच्चों, समतल दर्पण हो गया, यानी समतल दर्पण यानी काल्पनिक। तो कहता है कि बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखिएगा बच्चों, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, ठीक है, प्रतिबिंब। अब देखिए ये जो लाइट मेरे ऊपर आ रही है, जो आपको बोर्ड पर दो जो परछाई दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसको हम देख सकते हैं लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये रियल है। इसको हम कह सकते हैं कि ये शिवम सर है, नहीं, ये परछाई है मेरा, मैं रियल में नहीं हूँ। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि समतल दर्पण, वही इसी को कहते हैं, ठीक है बच्चों। आप समझ गए हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर ही होता है। इसका फिगर क्या होगा, समतल दर्पण, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाऊं, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। कह रहा है कि पहले दूसरा नंबर सवाल कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, ठीक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रकाश की किरणें गमन करती है। पहले एक सवाल लिख लेता हूं मैं। तीसरा नंबर आपका सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। कैसे गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है बच्चों। कैसे करती है, सीधी रेखा में। कुछ बच्चे ने पूछा सर सीधी रेखा में कैसे गमन करती है। कभी कभी देखते हैं लाइट इधर से आता है और लाइट देखिए इधर से छितरा के आता है, नहीं, वो किरणें जो होती है वो सीधी रेखा में ही गमन करती है बच्चों। कैसे गमन करती है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक टॉर्च है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक टॉर्च है और इस टॉर्च से निकल रहा है जो किरण, ये टॉर्च से जो किरण निकल रहा है, छितरा तो रहा है लेकिन सीधा निकल रहा है ना, सीधा निकल रहा है। इसका लाइन देखो सीधा है, टेढ़ा हुआ नहीं है लाइन, ये क्या है, सीधा लाइन है। क्या है बच्चों, सीधा लाइन है। इसका प्रकाश का किरण क्या है, सीधा है। किस लिए ये सीधा है, क्योंकि इसकी किरण क्या होती है, सीधी होती है। क्या होती है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है। जैसा भी किरण हो, सूर्य का किरण हो, चाहे किसी प्रकार का भी किरण हो, तो बच्चों वो सीधी रेखा में ही गमन करेगी। चलिए तो आप समझ गए हैं प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में ही गमन करती है। चलिए यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूं, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए प्रकाश की किरणें कहां गमन करती है, सीधी रेखा में। सर्दी हो गया है थोड़ा सा। चलिए उसके बाद आपका तीसरा नंबर सवाल आप समझ गए, प्रकाश की किरणें कहां गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है बच्चों। चलिए उसके बाद आपका है चौथा नंबर सवाल, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, ठीक है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, इसको ऑप्शन की तरह लगाना है। इसमें आपतन दिया है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी। इसमें से अभी हम आपको तुरंत बताएं, इसमें दूसरा नियम लगेगा। क्या लग जाएगा, दूसरा नियम। हम अभी आपको जस्ट दूसरा नियम बताए थे बच्चों कि प्रकाश के दूसरा नियम क्या है, I बराबर R होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है कि प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। चलिए ये आपका सवाल है। अगर ऐसा सवाल आपको मिलता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि किस ऑप्शन में आपका दिया है कि अब आप आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, किस ऑप्शन में दिया है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जिस ऑप्शन में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण लिखा रहेगा
परावर्तन कोण लिखा रहेगा, समझ जाइएगा कि वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कि या जैसे भी लिखा रहेगा I बराबर R, ठीक है। तो आप ये चीज गौर करके लिखिएगा बच्चों, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपको ये वाला ऑप्शन जहां भी मिले तो आप वहां से सट सवट टिक लगा दीजिएगा, एक सेकंड भी लॉस मत कीजिएगा, ठीक है। सवाल को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद पढ़ के टिक लगाइएगा। खास करके इस वाले सवाल में आपको ये वाला ढूंढना है, ठीक है। आपको बहुत सारे सवाल में या आपको भटका सकता है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, तो ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं दर्पण में, ठीक है। चलिए 5वां नंबर आपका सवाल है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा दर्पण है, ठीक है। पूछ रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों ना खड़े हो, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जहां कि आप कहीं भी कितने भी दूर से खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही दिखाई देगा, ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है। ऑप्शन दिया है आपका केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल, ठीक है। चलिए इसको समझना है 5 नंबर सवाल को। चलिए बच्चों सबसे पहले 5 नंबर सवाल में लिख लेता हूं। मैं आपको बोला हूं 20 ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं, तो 20 ऑब्जेक्टिव मैं जरूर दूंगा, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव मैं दे दूंगा, सॉरी बच्चों 20 नहीं 16 ही दे पाऊंगा, ठीक है। चलिए 16 ही दे पाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों ना खड़े, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, ठीक है। कोमा दिया है तो कोमा दे देते हैं, खड़े हो। आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, होता है। अर्थात दर्पण क्या है, अर्थात दर्पण बतावे, कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, ठीक है। तो अर्थात दर्पण बतावे। ऐसा कौन सा दर्पण है जहां हम किसी भी अगर दर्पण पर किसी भी दूरी कितनी भी दूरी से क्यों ना खड़ा हो जाए, लेकिन मेरा दर्पण सदैव मेरा जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव प्रतीत सीधा ही प्रतीत होगा। तो ऐसा कौन सा दर्पण है, तो बच्चों ऐसा दर्पण है आपका या तो समतल या तो उत्तल, समतल या अथवा उत्तल। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा समतल या उत्तल, ठीक है। समतल या उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चों, समतल या उत्तल दर्पण, ठीक है। समतल या उत्तल दर्पण में आप कहीं भी खड़ा क्यों ना हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही दिखाई देगा, ठीक है। आपका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा ही दिखाई देगा। तो आप आंख मूंद के समतल या उत्तल में दे दीजिएगा, ठीक है। समतल होगा तो समतल में दे दीजिएगा, या समतल उत्तल दोनों होगा ऑप्शन में, तो या उसमें ऑप्शन में दिया होगा कि समतल या उत्तल दिया होगा तो आप समतल या उत्तल में लगा दीजिएगा, या समतल अवतल उत्तल दिया होगा और चौथा पॉइंट में आपका दिया होगा समतल या उत्तल, तो आप समतल या उत्तल में लगा दीजिएगा। या आपको अगर दिया रहेगा कि समतल अथवा समतल अवतल, उसके बाद तीसरा आपका दिया रहेगा दोनों, और चौथा आपका दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आप लगाइएगा समतल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाओ। इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो सिर्फ दोनों में से एक ही को लगाना है, ठीक है। या दोनों रहे तो दोनों में से दोनों को दिया रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ठीक है। पूछ रहा है आपका सवाल कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए और नोट करके आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाऊं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए एक ही बोर्ड है तो थोड़ा परेशानी होगा बच्चों, ठीक है। इतना इजी है समझना, ठीक है, इतना इजी समझिए, ठीक है, इजी में समझते हैं आप सब। चलिए याद रखिएगा बच्चों, ये 5 सवाल आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है, बहुत इजी है ये सब। आपको इसमें से कोई भी आ सकता है 5 सवाल, ठीक है। 16 में से 5 सवाल आ सकते हैं, 5 या 10 सवाल आ सकते हैं, ठीक है। 5 नहीं तो 2-3 आ जाएगा आराम से, इसमें से आ जाएगा सवाल को 2-3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाओ भाई साहब, आप ही बताओ भाई। चलिए आपका छठा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए समझते हैं। पहला आपका छठा नंबर सवाल आपका क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है, सबसे अधिक होती है। चलिए समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो चलिए समझते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, यानी कि वैसा माध्यम बताओ जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, यानी प्रकाश तुरंत गमन करेगा, तुरंत सट, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होगा जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक गमन करेगी। ऑप्शन आपका दिया है कांच, पानी, लोहा, निर्वात। तो चलिए 6 का आंसर आपका हो जाएगा निर्वात। निर्वात में क्या होता है बच्चों, आपका निर्वात जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा गमन करती है। निर्वात का मतलब होता है खाली स्थान, या हवा भी कह सकते हैं। खाली स्थान में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा गमन करेगी, क्योंकि उसको वस्तु टकराने का कोई भी कारण टकराएगा नहीं, और निर्वात रहेगा तो वो 60 सवर क्या होगी, स्थिर प्रकाश 60 सवर रेखा की क्या होगी, 60 सवर गमन करेगी सीधी रेखा में, ठीक है। तो चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात, ठीक है। आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाऊं, चलिए हाँ आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7वां नंबर आपका सवाल है, तेलिया कागज होता है, ठीक है। तेलिया कागज क्या होता है, जो तेल से घिसा हो। ये तो सब जानते हैं भाई, सब बच्चे में ही पढ़े होंगे। तेलिया कागज क्या होता है, तेलिया कागज क्या होता है, इसको समझना। तेलिया कागज क्या होता है, तो चलिए इसमें दिया हुआ है तेलिया कागज क्या होता है, तो तेलिया कागज समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है पारदर्शक। पारदर्शक तेलिया कागज नहीं हो सकता है। पारदर्शक जैसे हो गया कांच का टुकड़ा, कांच के टुकड़ा में हम आर पार देख सकते हैं, तो तेलिया पारदर्शक बने होगा। अपारदर्शक में तो भाई साहब देख नहीं सकते हैं। पारभाषक है, ठीक है, पारभाषक होगा या पारभासी कह सकते हैं, ठीक है। पारभासी तेल से घिसा हुआ कागज जिसमें धुंधला दिखाई देगा, वो हमारा हो जाएगा पारभासी, ठीक है। तो तेल से घिसा हुआ कागज में क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा बच्चों, ठीक है, धुंधला दिखाई देगा। कल परसों ही बताए, बहुत सारे बच्चों को बताए हैं कि तेल से घिसा हुआ कागज, तो यहाँ भी प्रैक्टिकल तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तेल से कागज को घिस लेना है और उसको देखना है, काफी नजदीक से देखना है, तो आपको कुछ धुंधला दिखाई देगा। जो धुंधला दिखाई देता है उसको कहते हैं पारभासी या पारभाषक कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पारभाषक हो जाएगा बच्चों। पारभाषक दिया रहेगा ऑप्शन में, या तो पारभासी दिया रहेगा, ठीक है, पारभासी। तो चलिए ये तेलिया कागज क्या होता है, तो बहुत बच्चे समझते हैं ये तेलिया कागज क्या होता है।
तेलिया कागज का मतलब होता है तेल से घिसा हुआ कागज, ठीक है। तो तेल से घिसा हुआ कागज जिसमें धुंधला दिखाई देता है उसको कहते हैं पारभाषक या पारभासी। तो तेल से घिसा हुआ कागज भी पारभाषक, उसमें धुंधला दिखाई देता है। तो चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए 8वां नंबर आपका सवाल है, कह रहा है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। कह रहा है एक अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, यानी एक अभिसारी किरण पुंज है और अभिसारी किरण पुंज क्या हो रही है, एक दर्पण पर समतल दर्पण पर जा रही है। आपतित किरण का मतलब क्या है, जा रही है यानी आ रही है, ठीक है। उसमें जैसे कि यहाँ पर जो लाइट लगा हुआ है वो मेरे ऊपर आ रहा है और परावर्तित भी होता होगा, ठीक है। चलिए, तो यही बात आपको कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, अपसारी होगा या अभिसारी होगा या समांतर होगा। तो चलिए ये होगा, अभिसारी आएगी तो फिर अभिसारी ही वापस जाएगी ना बच्चों। चलिए इसका देखो उल्टा हो गया, ठीक है। उल्टा क्या हो गया, तो सबसे पहले मैं सवाल लिखता हूं, एक अभिसारी किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज एक समतल दर्पण पर आपतित हो रही है। आपतित मतलब क्या होता है, जो किरणें दर्पण को पड़ती है उसको कहते हैं आपतित, ठीक है। एक अभिसारी किरण पुंज एक समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। चलिए इसको समझना है। कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज एक समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। तो किरण पुंज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से किरण पुंज होते हैं, सबसे पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है कौन सा किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है समतल किरण पुंज, यानी समतल नहीं समझिए समांतर किरण पुंज, ठीक है। समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो आप अपसारी किरण पुंज अभिसारी है। अपसारी किरण पुंज कैसा होता है, तो अपसारी किरण पुंज यहाँ पर कोई एक बिंदु है और ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ये जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज इसको कहते हैं जो सीधी रेखा में गमन कर रही है, ठीक है, जो सीधा होता है, समांतर होता है, ठीक है, आपस में बराबर होगा। और अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं बच्चों अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं आप समझ गए हैं अच्छी तरीका से, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज आपका हो गया ये। तो अभिसारी किरण पुंज ही पूछ रहा है कि अभिसारी किरण पुंज एक समतल दर्पण पर पड़ेगा। एक समतल दर्पण पर अगर एक अभिसारी किरण पुंज पड़ती है, एक समतल दर्पण पर, ठीक है, अगर पड़ती है तो वापस कैसे आएगी, तो वापस भी हमारा क्या हो जाएगा, वापस भी अभिसारी किरण पुंज ही आएगा। तो चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अभिसारी, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। चलिए बच्चों, किरण पुंज पूछ रहा है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट बस इजी रखिए, अपने आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ माइंड में हटा लीजिएगा कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो आपको बता चुके हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलिए 9वां नंबर सवाल है, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति, ठीक है। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति, इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। प्रकाश की और प्रवाह की गति, ठीक है। प्रकाश की ओर प्रवाह गति, ठीक है। प्रकाश की ओर प्रवाह गति, ठीक है। प्रकाश की ओर प्रवाह गति क्या है, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है। चलिए आपका सवाल है कि प्रकाश की और प्रवाह की गति, प्रवाह क्या होता है, तो चलिए प्रवाह अभी समझ लेते हैं इसी सवाल में। कह रहा है प्रकाश की और प्रवाह की गति, ठीक है। प्रवाह की गति यानी कि जो प्रकाशनु बर्तन होता है, प्रकाश जहां से निकलती है उसको कहते हैं प्रवाह की गति, ठीक है। प्रवाह
प्रवाह, जो ये प्रवाह है हमारा, जहां से प्रकाश निकलती है उसको कहते हैं प्रवाह की गति, और प्रवाह की गति को कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन नाम है, तो इसको लिखाता है प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए। प्रवाह की गति को क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश की और प्रवाह की गति, यानी प्रकाश की और प्रवाह की गति, जो प्रकाश निकल रहा है उसकी गति जो प्रकाश में ही आ रही है उसको कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, चलिए आप समझ गए हैं। 10th नंबर आपका सवाल क्या है, चलिए इसको समझते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आवर्धन क्या होता है? ठीक है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। चलिए इसको समझते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, ये क्या होता है? आवर्धन कहते किसको है? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए, कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1, -1 या 0 या कोई नहीं। 10 नंबर आपका सवाल है। तो देखिए, किसी समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण है तो उसमें ना माइनस में जाएगा और ना शून्य हो जाएगा, वो धनात्मक होता है। उसका आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर +1, या क्वेश्चन में दिया रहेगा +1, या आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं दिया है +1 या 1 दिया है तो आप 1 में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए 10 सवाल हम आपको बता चुके हैं और 10 सवाल हम जानते हैं बच्चों, आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। चलिए पहला नंबर आपका 6 नंबर सवाल आपका था, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में। तेलिया कागज क्या होता है? तो पराभाषक या प्रभासी होता है। एक अभिसारी किरण पुंज एक समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो इसको मैं बता चुका हूँ, परावर्तित किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज होगा। चलिए प्रकाश की और प्रवाह की गति क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन होता है। किसी समतल द्वारा आवर्धन होता है +1 में। ठीक है, यहाँ तक 10 सवाल हम आपको बता चुके हैं, 5 सवाल इससे पहले बता चुके हैं, तो 10 सवाल आपका यहाँ हो गया है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूँ, अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में चाहिए, तो आप पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर लिंक में दे देंगे हम, व्हाट्सएप नंबर पर आप सर्च कीजिए और व्हाट्सएप नंबर में ग्रुप है, उस ग्रुप में जुड़ के आप ले सकते हैं पीडीएफ। आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी क्वेश्चन को आपको पीडीएफ चाहिए जो आपको समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन मैथ का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो बच्चों, तो आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए ग्रुप में और उस व्हाट्सएप नंबर पे आके अपना पीडीएफ अपना हल ले जाइए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपको दिक्कतें दे रही है या आपको पता नहीं चल रहा है कि सर 10th में हम कैसा तैयारी करें जो मेरा एग्जाम ठीक जाएगा, तो बच्चों मैथ में कॉपी किताब खोल लीजिए। ठीक है, चलिए आपको वो सवाल भी आप पीडीएफ में, या आपको कोई सवाल ऐसा है जो आपको तंग करता है या कोई चीज़ आप समझते नहीं है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर एक बच्चों का कमेंट जरूर पढ़ूंगा और उस कमेंट का जवाब भी मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए व्हाट्सएप नंबर में आप जुड़ जाइएगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, या इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटा दूँ। चलिए बच्चों इसको मिटा देता हूँ, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए आप। चलिए मिटा दूँ। चलिए आपको 10 सवाल बता चुके हैं।
और 6 सवाल बाकी है, 6 सवाल इसमें हमें आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए पार्ट 2 इसका भी आ जाएगा, पार्ट 2 आप समझिएगा, ठीक है। पार्ट 2 में हम आपको इसका अपवर्तन देने वाले हैं या प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 2 देने वाले हैं। जो पार्ट 2 आपको सब्जेक्टिव होगा, जो आप सब्जेक्टिव लड़ सकता है, ठीक है, वैसा सब्जेक्टिव मैं आपको देने वाला हूँ पार्ट 2 में। तो चलिए पार्ट 2 के लिए भी आप रेडी रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं 6 सवाल ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले 11 नंबर सवाल है आपका, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। कह रहा है एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रकाश परावर्तन कोण मान होगा। देखिए सवाल बहुत मस्त है, सवाल बहुत मस्त दिया है, बच्चों को चौंकाने वाला सवाल दिया है बच्चों। चलिए कह रहा है एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा बच्चों। तो चलिए समझते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल है 11 नंबर सवाल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है एक प्रकाश की किरण एक प्रकाश की किरण एक प्रकाश की किरण एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, ठीक है, लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो परावर्तन कोण का मान बताएं, मान बताओ। चलिए ये आपका सवाल है, कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कार्य बताने के लिए बच्चों थोड़ा सा चौंकाने वाला सवाल है और सवाल में कुछ दिया है नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सवाल आपका क्या कह रहा है, एक समतल दर्पण है तो एक समतल दर्पण आप बना लीजिए। चलिए सर एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण इसको नहीं कहेंगे, ये हमारा तो कुछ और ही बनेगा, आईना बनेगा। चलिए ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है, क्या है समतल दर्पण। चलिए ये हमारा समतल दर्पण बन गया, इसको ए भी सूचित कर देते हैं, ठीक है, ए बी से सूचित कर देते हैं। और कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, यानी कोई प्रकाश की किरण है जो क्या हो रही है, लंबवत हो रही है, ठीक है, लंबवत, ठीक है, लंबवत आ रही है तो समतल दर्पण यानी आपतन बिंदु पर लंबवत आ रही है। अगर समतल दर्पण पर कोई भी प्रकाश लंबवत आएगी तो रिटर्न भी क्या होगा, लंबवत ही होगा, यानी अपवर्तन और परावर्तन दोनों क्या होगा, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों होगा, दोनों क्या होगा, लंबवत ही होगा, रिटर्न भी क्या होगा, लंबवत ही होगा, यानी आपतित किरण 0 डिग्री में आ गया तो इसका भी मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री ही होगा। चलिए कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है, लंबवत आपतित होती है तो ये लंबवत आपतित हो रही है यानी आपतित किरण लंबवत आ रही है तो परावर्तित किरण भी लंबवत ही जाएगी क्योंकि समतल दर्पण है, समतल दर्पण में जैसा आएगा वैसा जाएगा बच्चों। तो चलिए तो इसका मान अगर 0 डिग्री है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटा देते हैं। यानी कह रहा है कि भाई साहब मुझे मारोगे तो मैं भी तेरे को उतना ही जोर से मारूंगा, यानी कि न्यूटन का तीसरा लॉ लगा दिया है, इसमें नहीं लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि इसमें से एक नियम भी है कि अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण के मान से अगर आपतित किरण आपतन कोण का मान 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो चलिए यहाँ तक समझने में कुछ नहीं। 12 नंबर सवाल है, किरणें को समूह को क्या कहते हैं, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं सवाल में। 12 नंबर आपका सवाल कर रहा है किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, क्या
कहते हैं। चलिए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणें के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। चलिए इसको याद रखिए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप समझ गए हैं, हम आपको बता चुके हैं किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। चलिए उसके बाद 13 नंबर आपका सवाल है बच्चों, प्रकाश की किरणें गमन करती है, ये हम आपको बता चुके हैं। प्रकाश की किरणें किस में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। एक ही सवाल को दोबारा हो गया, कॉपी हो गया बच्चों। चलिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल, चलिए 13 नंबर आपका सवाल देता है। 13 नंबर आपका सवाल है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कह रहा है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात की अपेक्षा यानी तुलना में, ठीक है, तुलना में क्या होती है? बराबर होती है या नहीं होती है, या क्या होता है, ये हमको समझना है। कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल और कह रहा है कि निर्वात की अपेक्षा होती है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। क्या होती है? कम होती है या ज़्यादा होता है या समान होता है। ठीक है, चलिए समझना है। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है बच्चों। वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। हम आपको जस्ट अभी बताए थे निर्वात का मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं रहेगा, कोई कण नहीं होना चाहिए जिससे प्रकाश टकराते हुए रहे। निर्वात मतलब खुली जगह, साफ, कुछ नहीं होना चाहिए। निर्वात का मतलब पूरा साफ। लेकिन जब वायु में कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? निर्वात की अपेक्षा यानी अगर यहाँ पर कोई निर्वात है, इसमें से कुछ नहीं है और यहाँ पर हवा चल रहा है, तो हवा में जो प्रकाश जाएगा वो थोड़ा रुक के जाएगा। और निर्वात में तो सुना बिजली की रफ्तार से, बुलेट भी जाता है तो टकरा के जाता है बहुत सारे कण से। ठीक है, चलिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है, तेल लगा हुआ कागज होता है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। सूर्य में आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? ठीक है, चलिए 14 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? 14 नंबर समझ लेते हैं। 14 नंबर एक आपका सवाल है, कह रहा है कि बताइए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ये तो हॉल का ही है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तो सब जानते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार लिखा हुआ है, या 3 दिया होगा तो 3 दे दीजिएगा। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए 15 नंबर आपका क्या सवाल है? 15 नंबर कह रहा है कि सूर्य में आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? सूर्य में आने वाला प्रकाश पुंज कौन है? कह रहा है सूर्य में आने वाला प्रकाश पुंज कौन है, यानी सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो कौन सा किरण पुंज है। तो चलिए आपका दिया हुआ है इसमें अभिश्रित प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, इनमें से सभी। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा समानांतर प्रकाश पुंज, यानी कि सभी जगह समान रूप से आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर गलत तो नहीं लिख दिया? नहीं, गलत लिखा हुआ है। चलिए इसको मिटा देता हूँ। समानांतर प्रकाश पुंज, यानी सभी जगह समान रूप से। ठीक है, यहाँ तक समझने में कुछ नहीं। आपको 15 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं प्रकाश के परावर्तन से। 15 ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया, और ये मैं सोचिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव आपका लास्ट है इस सब्जेक्ट से। ये आपको एग्जाम के दिन, जिस दिन साइंस का एग्जाम रहेगा उस दिन मैं आपको मोस्ट वाला देने वाला हूँ। सुबह आप याद करके जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 15 ऑब्जेक्टिव मैं इसलिए आपको दिया हूँ ताकि इसका तैयारी आप कर लीजिए और आपको याद रहे। ठीक है, चलिए फिजिक्स से मैं टोटल आपको 750 ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ।
जिसमें आपको 25 या 30 आएगा, 25-30 आएगा, ठीक है। 25-30 ऑब्जेक्टिव आएगा। 750 है इसमें, 750 नहीं होगा, 500 जरूर होगा, 750 नहीं होगा, 500 होगा। 500 में 25 भी आया, 25 आएगा, 25 मोस्ट आएगा। तो चलिए मैं आपको फिजिक्स में जिस दिन साइंस का एग्जाम रहेगा उस दिन मैं फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का भी मैं ऐसा सवाल एग्जाम के दिन दूंगा। एग्जाम के दिन सुबह आप पढ़ के जाइएगा जो आपको एग्जाम में लड़ने वाला है, ठीक है। ये आप मत भूलिएगा कि मैं आपको 15 ऑब्जेक्टिव इस पार्ट में दिया हूँ, ये आपका पार्ट 1 ही है। तो पार्ट 2 में मैं आपको पार्ट टू में मैं 5 मोस्ट ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ, सब्जेक्टिव 5 मोस्ट सब्जेक्टिव देने वाला हूँ। ये मत भूलिएगा कि 5 मोस्ट सब्जेक्टिव सर कौन सा होगा। 5 मोस्ट सब्जेक्टिव देने वाला हूँ प्रकाश के परावर्तन में, तो आप इसको भूलिएगा मत। चलिए पार्ट 2 आप समझ जाइएगा तो आप सब कुछ समझ जाइएगा। चलिए इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तो आगे बढ़ जाए। अभी बताओ, पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, 5 मोस्ट सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो चलिए ये आप कभी भी मत तो सोचिएगा कि सर हम 15 ऑब्जेक्टिव लेके क्या करेंगे। 15 ऑब्जेक्टिव आपको याद करने दिए हैं ताकि 15 ऑब्जेक्टिव में आपको 5 इसमें से भी आ सकता है। तो चलिए उसमें से मैं आपको 25 जो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा फिजिक्स में, मैं 50 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा फिजिक्स का, जिसमें आपको 25 आ सकता है। 50 याद करके जाइएगा तो 25 आराम से बना दीजिएगा। चलिए पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा एग्जाम, पार्ट 2 आपको जल्दी आ जाएगा प्रकाश के परावर्तन में। फरवरी तक में मैं फिजिक्स को सबको खत्म कर दूंगा ऑब्जेक्टिव के साथ। चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं बच्चों। चलिए गुड इवनिंग, बाय बाय। चलिए धन्यवाद। चलिए पार्ट 2 आपका यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। चलिए